चलिए सर, अब हम लोग डिस्कस करते हैं रेट लॉ के बारे में। किसके बारे में बेटा? रेट लॉ के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन हम सभी के माइंड में ये आता है कि सर रेट लॉ में बताता क्या है? बेटा रेट लॉ में बताता है रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। अगर किसी रिएक्शन का रेट आपको निकालना है तो आप रेट लॉ की मदद से उस रिएक्शन का रेट निकाल सकते हैं। तो अब और डाउट आ गया सभी के मन में कि सर अभी तक हम लोगों ने जो रेट पढ़ा वो क्या अलग था? हाँ बेटा, बिल्कुल अलग था। अभी तक हम लोगों ने जो रेट को निकालना सीखा है वो थ्योरेटिकली रेट था। अब हम लोग कौन सा रेट पढ़ने वाले हैं? एक्सपेरिमेंटली रेट। तो क्या सर एक ही रिएक्शन के दो रेट होते हैं? बिल्कुल, थ्योरेटिकली रेट और एक्सपेरिमेंटली रेट। क्या सर ये दोनों रेट की अलग अलग वैल्यू आती? नहीं बेटा, एक ही रिएक्शन का रेट तो एक ही होता है, पर उसको निकालने के तरीके दो अलग अलग होते हैं। एक तो थ्योरेटिकल तरीका होता है जो हम लोग सीख चुके हैं अभी तक, और एक एक्सपेरिमेंटल तरीका होता है। क्या? एक्सपेरिमेंटल तरीका, कि कैसे एक्सपेरिमेंट की मदद से हम लोग किसी भी रिएक्शन का रेट निकाल सकते हैं, वो हमें रेट लॉ ने बताया। जरा ध्यान से देखिए बेटा, इसको हम लोग समझेंगे। मान लीजिए कोई जनरल रिएक्शन ले लीजिए, फॉर ए जनरल रिएक्शन। ओके बेटा, मान लीजिए कोई रिएक्शन है ए प्लस बी गिव सी प्लस डी, और इनके बेटा जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो ए है, इसका बी है, इसका सी है और इसका डी है। कोई भी रिएक्शन हो तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन या क्या तो एक्सपेरिमेंटल रेट कैसे निकालोगे, ये रेट लॉ ने हमें बताया। उन्होंने बताया है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मल्टीप्लाई ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहां पे बेटा दो ही तो रिएक्टेंट है, ए और बी, उनके मोलर कंसंट्रेशन का मल्टीप्लाई। क्लियर है? और उनकी कुछ पावर, और ये जो पावर है ना बेटा, ये जो पावर है ये इनकी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो भी सकती और नहीं भी हो सकती। क्यों? क्योंकि ये जो पावर है ना बेटा वो हम लोग एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं। कहां से निकालते हैं? एक्सपेरिमेंटली। तो इसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर आ भी सकती है और नहीं भी। आया नहीं आया? तो बताइए क्या? द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बेटा? मल्टीप्लाई बोल दो या प्रोडक्ट बोल दो ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और उसकी कुछ पावर, जो कि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट के बराबर हो भी सकता है और नहीं। तो एक बात आपको समझ में आई कि जो रेट लॉ है उससे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके टर्म में डिफाइन किया जाता है? रिएक्टेंट के टर्म में। आ गया नहीं आ गया? सर बिल्कुल आ गया। तो एक बात बताओ, प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। और यहां पे बेटा जो कांस्टेंट आता है उसे के बोलते हैं। क्या बोलते हैं? के बोलते हैं। आया नहीं आया? और बेटा जो के है ना, इसको हम कई सारे नामों से पुकारते हैं, या सबसे फेमस जो नाम है इसका वो है रेट कांस्टेंट। पर कभी कभी एग्जामिनर का मूड अच्छा नहीं हो तो वो दूसरे नाम से भी पुकार लेता, वेलोसिटी कांस्टेंट। और कभी कभी एग्जामिनर का मूड बहुत ही खराब हो तो वो ऐसे नाम से पुकार देता है जो बहुत ही कम लोग पुकारते हैं, जैसे नाम से स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। तो के को तीन नाम से पुकारा जाता है। अब वो एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड है कि वो एग्जाम में मतलब क्वेश्चन पेपर में किस नाम से इसको पुकारता है। तो आपको तीनों नाम याद होने चाहिए। के का मतलब रेट कांस्टेंट भी होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट भी होता है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी होता है। मैंने यहां पूरी नहीं लिख दिया स्पेलिंग, कोई दिक्कत है? आ गया समझ? तो एक बात बताओ, ये हमारे जो एक्सप्रेशन आया इससे हम लोग रेट एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं, रेट एक्सप्रेशन, या फिर आप इसे रेट इक्वेशन भी बोल सकते हो, या आप रेट लॉ भी बोल सकते हो। आ गया नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया। तो बताइए क्या कि सर जो रेट लॉ है वो हमें बताता है क्या है? किसी भी रिएक्शन का रेट कैसे निकालते हैं हम लोग, एक्सपेरिमेंटली रेट कैसे निकालते हैं उन्होंने बताया। कैसे बताया? कि एक रिएक्शन ले ली, वो कहते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और उसकी कुछ पावर, जो कि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी। क्योंकि ये पावर जो है वो हम कहां से निकालते हैं? एक्सपेरिमेंटली से। तो मैं लिखे दे रहा हूं एक्स एंड वाई जो है, एक्स और वाई आर डिटरमाइंड कहां से बेटा? एक्सपेरिमेंटली। आया नहीं आया? बिल्कुल आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात बताओ,
जब आप एक्स और वाई एक्सपेरिमेंटली निकाल रहे हो तो ये रेट ऑफ रिएक्शन भी तो एक्सपेरिमेंटली निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। अच्छा, आप रेट लॉ को डिफाइन कैसे करोगे? बहुत आसानी से। तो हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, तो जो भी ऊपर लिखा हुआ उसी की मदद से हमें डेफिनेशन लिख देंगे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है बेटा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बिल्कुल से, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसके प्रोपोर्शनल है? प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट बोल दो या मल्टीप्लाई बोल दो, बात एक की, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। कौन सा कंसंट्रेशन बेटा? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बहुत ध्यान से देखना बेटा, मैं जो ऊपर लिखा है उसी के हिसाब से बोल रहा हूं। द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख दिया। मल्टीप्लाई है ना, ये बीच में बेटा कुछ नहीं लिखा हो तो मल्टीप्लाई तो होता है। मल्टीप्लाई किसका? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ए और बी क्या है? रिएक्टेंट। और ये ब्रैकेट का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये कंसंट्रेशन ऑफ बी, इनका मल्टीप्लाई। तो हम कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड इट्स सम पावर, और उसकी कुछ पावर होती है, एंड इट्स सम पावर विच, और उसकी कुछ क्या होती है बेटा? पावर विच मे और मे नॉट, क्या? इक्वल टू द, ये जो पावर है ये इनके रिएक्टेंट के स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो भी सकती है और नहीं है। विच मे और मे नॉट टू इक्वल टू द स्टाइक्योमेट्रिक, डेफिनेशन की लाइनें भली टेढ़ी चली जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर समझ में आना चाहिए। विच मे और मे नॉट इक्वल टू द स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। आया नहीं आया बेटा? एक बार मैं आपको फिर से समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, क्या है? ये क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी का मल्टीप्लाई। ये क्या है? रिएक्टेंट है ना दोनों। तो द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही तो लिखा है मैंने, ठीक है। एंड इट्स सम पावर, और उसकी कुछ पावर, विच मे और मे नॉट, जो मे और मे नॉट इक्वल टू द स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। जो एक्स और वाई है वो रिएक्टेंट के स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी, क्योंकि ये पावर कहां से निकालते हैं? एक्सपेरिमेंट से। और अगर एक्सपेरिमेंट से वैल्यू, मान लो इसकी वैल्यू ए आ गई, इसकी वैल्यू बी आ गई, तो सेम हो सकती, नहीं आई तो सेम नहीं होगी। वो एक्सपेरिमेंट पे निर्भर करता है। आ गया नहीं आ गया? सर बिल्कुल आ गया, कोई भी डाउट नहीं है, 100% आ गया। तो ये था हमारा रेट लॉ जो हम लोगों ने पढ़ा। तो आपको अगर कोई भी रिएक्शन दी जाए तो आप उसका रेट लॉ बता सकते हो, नहीं बता सकते हो? अगर आपको कोई भी रिएक्शन दी जाए तो आप उसका रेट एक्सप्रेशन लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? रेट इक्वेशन लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? भले ही आपको पावर ना पता हो तो इतना तो लिख ही सकते हो ना। किसी भी रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन आप लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं अच्छे से। तो एक बात मैं आपको और बता दूं, ये जो पावर है ना बेटा, अगर इन पावर को हम जोड़ दें, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल आता है। एक्स प्लस वाई अगर पावर को जोड़ दो तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल आता है। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है ये अभी मत जानिएगा, बस इतना जान लीजिए कि रेट एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर जो पावर होती है, अगर हमको हम ऐड कर दें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल आता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है ये हम लोग आने वाले कुछ लेक्चरों में हम लोग पढ़ेंगे और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। बस इतना जान लीजिए कि अगर हमारे पास कोई एक रेट एक्सप्रेशन है, रेट इक्वेशन है, रेट लॉ है, तो उसमें जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की जो पावर है, अगर आप उनको जोड़ते हो तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल आता है, जिसको हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक बात और, तो इसका मतलब है कि रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो x प्लस वाई है, पर एक कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है x और बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है y। फिर से सुनना, ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर x है और बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर y है। आ गया नहीं आ गया? सर बिल्कुल आ गया, क्लियर है। और रिएक्शन का ऑर्डर कितना है? x प्लस वाई। आ गया, टेंशन बिल्कुल मत लेना कि सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इसको हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सर अब क्या करेंगे, पहले हम लोग सीख लें कि अगर हमें कोई रिएक्शन दी जाए
तो हम उसका रेट इक्वेशन या रेट एक्सप्रेशन कैसे बना सकते हैं। तो चलिए पहले ये सीखते हैं और फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल लगा लेते हैं। क्लियर है बेटा? चलिए बहुत ही ध्यान से बेटा। चलिए सर अब हम लोग सीखते हैं कि मान लीजिए हमें अगर कोई रिएक्शन दी गई और उस रिएक्शन का हमें रेट एक्सप्रेशन या रेट इक्वेशन बनानी है तो आप कैसे बनाओगे। बहुत ध्यान से देखिए। मान लीजिए बेटा आपको एक रिएक्शन दी गई और मैं कहूं आप इस रिएक्शन के लिए रेट एक्सप्रेशन लिखिए, तो बहुत आसान है। क्या? R बराबर के ए की पावर कितनी x और b की पावर y, a की पावर x b की पावर y। जरूरी नहीं x y ले लें, आप अपने मन से कोई भी पावर ले लें, m और n ले लें, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। x और y कहां से निकालते हैं? एक्सपेरिमेंट से। या फिर आपको क्वेश्चन में थोड़ी सी हिंट देते हैं, कहते हैं कि a का जो ऑर्डर है वो फर्स्ट ऑर्डर है तो पावर 1 हो जाएगी, b का जो ऑर्डर है वो सेकंड ऑर्डर है तो पावर कितनी हो जाएगी? 2। अगर ऐसा कुछ देते हैं रिएक्शन में तो पावर भी हम लोग लिख देंगे। आ गया नहीं आ गया? अगर नहीं दे रहे तो कोई भी एक अननोन वेरिएबल आप लिख सकते हो। बेटा मान लीजिए कोई रिएक्शन दी गई है, ए गिव्स पी, इसका रेट, इसके लिए आप रेट एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। बिल्कुल सर। आर बराबर क्या? के ए की पावर कितना बेटा? एक्स, अपनी मर्जी से मान लिया क्योंकि हमें इसका ऑर्डर पता नहीं है। तीसरी 2a गिव्स p, तो कुछ लोग क्या करते हैं इसको जल्दी में r इज इक्वल टू के ए की पावर 2 कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। ये नहीं होगा। आपको इसको कैसे लिखोगे? r इज इक्वल टू के ए की पावर x। ये जो पावर है ना बेटा, इसके बराबर आ भी सकती नहीं आ सकती। आप कैसे लिख दोगे कि ये दोनों सेम है? पावर बराबर आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। कहां से निकालते हैं पावर? एक्सपेरिमेंट से। इस बात को याद रखिएगा। अच्छा, या क्वेश्चन में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन गिवन हो तो भी आप पावर को लिख सकते हैं। देखो एक क्वेश्चन है, मान लीजिए बेटा थोड़ी सी इंफॉर्मेशन गिवन है, कह रहे हैं कि एक कोई रिएक्शन है, इस सेकंड ऑर्डर a reaction is second order with respect to a reactant। बताओ, इतनी इंफॉर्मेशन दी गई और आपसे कहा जाए कि इसका रेट एक्सप्रेशन लिखो, तो वो कह रहे हैं कोई एक रिएक्शन है और वो सेकंड ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू ए रिएक्टेंट। कोई एक ही रिएक्टेंट है, मतलब आपको रिएक्शन गिवन नहीं है, तो आपको ये कि ऐसी रिएक्शन मान लो जिसमें एक ही रिएक्टेंट है। आपने मान ली एक्स गिव वाई, आपने कोई एक रिएक्शन मान ली है, ठीक है। अब इसके लिए रेट लो क्या लिखोगे आप? R इज इक्वल टू के एक्स की पावर कितनी? उन्होंने बोल रखा है, देखो उन्होंने बोल रखा है एक कोई रिएक्शन है जो सेकंड ऑर्डर है, जो कह रहे जो भी एक रिएक्टेंट है उसके रिस्पेक्ट में वो सेकंड ऑर्डर है। तो यहां पे बेटा उन्होंने हमें इंडिकेट कर दिया कि कितनी पावर लगानी है, तो रेट लो बन गया, मतलब रेट एक्सप्रेशन बन गया, मतलब रेट इक्वेशन बन गया। आ गया नहीं आ गया? अगर थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन दे तो आप कर सकते हो। बिल्कुल, ए रिएक्शन है बेटा, ए रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर, ए रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए, विथ रिस्पेक्ट टू क्या बेटा? ए, एंड सेकेंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी, विथ रिस्पेक्ट टू बी। देखो आप चाहो तो बिना रिएक्शन की मदद से भी आप बना सकते हो। वैसे उन्होंने बोला है कि एक रिएक्शन है जो ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है और बी के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर है। इसका मतलब है कि दो रिएक्टेंट है वहां पे रिएक्शन में, ए प्लस बी गिव्स पी बना रहे होंगे। अब वो कह रहे हैं कि वो रिएक्शन जो है वो क्या है? ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर मतलब पावर 1 और बी के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर पावर 2। ये हो गया इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से रेट एक्सप्रेशन। आगे नहीं आ गया? तो बेटा ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। अभी हम आपको सिखा रहे हैं क्या कि कैसे कुछ इंफॉर्मेशन की मदद से आप उसका रेट एक्सप्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई रिएक्शन दी गई तो उस रिएक्शन की मदद से कैसे आप रेट एक्सप्रेशन लगा सकते हैं, बना सकते हैं। आ गया नहीं आ गया? अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अब बेटा क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेंगे, बहुत ही ज्यादा आसान, अगर आप ये सारी चीजें सीखे। क्या सीखा? कि अगर आपको कोई रिएक्शन, अननोन रिएक्शन हमने ऐसी लिख दी, हमने कहा इसके रिस्पेक्ट में आप रेट एक्सप्रेशन लिखो, लिख दिया हमने। ये रिएक्शन दी गई, इसके रिस्पेक्ट रेट एक्सप्रेशन लिख दिया, ये तो इसके मदद। अगर थोड़ी और इंफॉर्मेशन दी गई ऑर्डर के बारे में तो उसकी पावर फिर हम एक्स और वाई नहीं लिखेंगे। क्या? जितना ऑर्डर दिया जाए उतनी ही उसकी पावर हो जाती। आ गया नहीं आ गया? सर बिल्कुल आ गया। तो चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं जो कि रेट लॉ पे बेस्ड है। जरा ध्यान से देखिए बेटा। चलिए सर अब हम लोग सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। और बेटा पहला क्वेश्चन है,
अ रिएक्शन इज ऑफ सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए रिएक्टेंट। कहने का मतलब है, कह रहे कोई एक रिएक्शन है जो सेकेंड ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू ए रिएक्टेंट। ए रिएक्टेंट का मतलब कोई एक रिएक्टेंट, ऐसी कोई रिएक्शन है जिसमें एक रिएक्टेंट है और उसी एक रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर है। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, कोई एक रिएक्शन को कंसीडर कर लीजिए जिसमें सिर्फ एक रिएक्टेंट हो। तो हमने कंसीडर कर ली आर गिव्स पी। क्लियर है बेटा? बिल्कुल। अब ये कह रहे हैं कि ये रिएक्शन आपने कंसीडर की जिसमें एक रिएक्टेंट है और इसी रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में रिएक्शन कैसी है, सेकेंड ऑर्डर। तो बेटा पहली लाइन में जो भी कुछ लिखा है इसकी मदद से आपने रिएक्शन बनाई और इसी लाइन की मदद से, मतलब पहली लाइन में जो बात लिखी है इसी बात की मदद से, इसी इंफॉर्मेशन की मदद से हम रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। रेट एक्सप्रेशन बोले तो रेट लॉ या रेट इक्वेशन। लिखो बेटा क्या होगा, आर बराबर के और आर, और पावर क्या होगी बेटा, खुद बोल रहे हैं वो सेकेंड ऑर्डर है, कह रहे हैं जो भी रिएक्टेंट है उसके रिस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर है तो पावर 2 होगी। ये हो गया बेटा इक्वेशन फर्स्ट मान लो आप, ठीक है। और यहां पे जो आर है वो है बेटा इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन आया नहीं आया? बिल्कुल। आप सुनो, तो हमने पहली लाइन की मदद से इतनी सारी चीजें बना ली। अब सेकेंड लाइन में लिखा है हाउ इज इट्स रेट अफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल। कह रहे हैं कि रेट में क्या चेंज आएगा, अफेक्ट का मतलब है क्या चेंज आएगा अगर हम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डबल कर दें या हम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटा के आधा कर दें, हाफ कर दें, तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या चेंज आएगा। तो एक एक करके देखते हैं बेटा बहुत ध्यान से। पहला, जब हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को क्या करते हैं, डबल करते हैं। बहुत ध्यान से देखिए, एक बार बताओ, कंसंट्रेशन में चेंज करोगे, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में चेंज करोगे तो स्पीड चेंज होगी नहीं होगी, रेट चेंज होगा नहीं होगा? बिल्कुल। पहले रेट कितना था, आर, आपने जब कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट मान लो कितना हो गया, R1, ठीक है। बिल्कुल। कब R1 रेट कब हुआ, जब आपने रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डबल कर दिया। पहले रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना था, R, आपने डबल कर दिया तो बेटा कितना हो जाएगा, 2R। हो गया नहीं हो गया सर? बिल्कुल हो गया। आप बताओ 2 का स्क्वायर बेटा कितना होता है, 4, बाहर निकाल लो, कोफिशिएंट जो होता है उसको बाहर निकाल दिया करो हमेशा, ठीक है। तो एक बात बताओ बेटा, ये जो लिखा है KR², ये अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को देखें तो ये किसकी वैल्यू है, R की वैल्यू। तो हम कह सकते हैं R1 इज इक्वल टू क्या, 4R। यूजिंग इक्वेशन हम लोगों ने क्या किया, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट को यूज करके हमने बोल दिया कि इसे हम लोग क्या बोलते हैं, R। तो बताओ बेटा R क्या है, R है इनिशियल रेट। हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, R1 इज इक्वल टू 4 इंटू इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। तो एक बात बताओ आप लोग, एक बात बताओ, हमने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी सर, इंक्रीज होगी। कितने, 4 टाइम्स इंक्रीज होगी इनिशियल रेट के। मतलब पहले जितनी स्पीड थी, स्टार्टिंग में जितनी स्पीड थी उसके 4 टाइम्स इंक्रीज हो गई। आया नहीं आया? तो आप क्या लिख देंगे, इस लाइन की मदद से आप लिख देंगे द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज 4 टाइम्स टू इट्स इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल। चलिए बेटा दूसरा, अगर वो कह रहे हैं अगर रिड्यूस हाफ कर दें, अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हाफ कर दें तो रेट में कितना चेंज आएगा। तो मान लीजिए रेट कितना हो जाएगा, R2, ठीक है। कब, जब रेट ऑफ सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को हाफ कर दिया। हाफ पहले R था, अब आधा कर दिया, मतलब R/2 का होल स्क्वायर। तो बेटा 1/2 का होल स्क्वायर कितना होता है, 1/4 K और R का होल स्क्वायर। बेटा इसको हम फिर से बता दें, फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके हम इसे क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं। तो 1/4 इंटू R। तो हम कह सकते हैं कि R2 बराबर जो है वो 1/4 इंटू R आ गया। आगे नहीं आ गया तो हम कह देंगे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 1/4 टाइम्स डिक्रीज होगी टू इट्स इनिशियल रेट। रिएक्शन की स्पीड स्टार्टिंग में जितनी थी वो घट के कितनी होगी, 1/4 टाइम्स। आ गया नहीं आ गया? तो एक बात बताओ, तो आप क्या लिख दोगे, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड टू हाफ देन द रेट ऑफ रिएक्शन विल डिक्रीज टू 1/4 टाइम्स टू इट्स इनिशियल रेट। इतनी बात आप लिख लेना, क्वेश्चन बेटा क्या हो गया, सॉल्व। लैंग्वेज लिखना बहुत जरूरी, यहाँ पे लैंग्वेज आप चाहो तो लिख लो। क्या लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज 4 टाइम्स टू इट्स इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल। इसमें क्या लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन विल डिक्रीज 1/4 टाइम्स टू इट्स इनिशियल रेट
इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू हाफ। इतनी लाइन भी आप लिख देंगे तो और अच्छा लगेगा। और आपको तो पता है अच्छा लगने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं, शादियों में कपड़े पहन के जाते हैं अच्छे अच्छे, और जूते चप्पल पहन के जाते हैं बढ़िया से, जूते ज्यादा लोग तर पहन के जाते नहीं जाते, ऐसे लिए लिख दोगे लैंग्वेज तो उन्हें अच्छा लगेगा, एग्जामिनर आपको खुश होकर बिल्कुल नंबर दे देगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बेटा एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं और फिर आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे बेटा। और ऐसे क्वेश्चन बेटा आते ही आते हैं एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जितना आसान क्वेश्चन को लगाना लग रहा है उतना ही आसान ये क्वेश्चन है और उतना ही ज्यादा ये पेपर में आता है। क्लियर है बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है जो पेपर में आते ही आते हैं। चलो बेटा एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए सर अब हम लोग सॉल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन को। बेटा सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपके लगभग सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन को। बेटा ये क्वेश्चन है, अ रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन रिएक्टेंट ए। कह रहे कोई एक रिएक्शन है जो रिएक्टेंट ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है एंड ऑफ सेकंड ऑर्डर इन ऑफ रिएक्टेंट बी, और बी रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर है। कहने का मतलब है कि कोई एक रिएक्शन है जिसमें दो रिएक्टेंट होंगे, ए प्लस बी गिव्स पी, और इसकी मदद से हम लोग रेट लॉ बना सकते हैं। क्या? आर इज इक्वल टू के। ए की पावर बेटा कितनी? कह रहे हैं कि ए के रिस्पेक्ट में कितनी है? फर्स्ट ऑर्डर, और बी के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर। यही तो लिखा है बेटा, देखो फर्स्ट ऑर्डर इन रिएक्टेंट ए एंड सेकंड ऑर्डर इन रिएक्टेंट बी। ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, बी के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर। आप पावर वन को दिखा भी सकते हो और नहीं भी। जब किसी पे कोई पावर ना लगी हो तो उसका मतलब वन ही होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया इनिशियल रेट। क्या हो गया बेटा? आर यहां पे हो गया इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। आया नहीं आया सर? कोई भी डाउट नहीं है। अब जो क्वेश्चन में हमें गिवन है कंडीशन, उस कंडीशन को देखते हैं और उस कंडीशन को चेंज करने के बाद रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो वो यही कह रहे हैं, हाउ इज द रेट ऑफ दिस रिएक्शन अफेक्टेड। रेट ऑफ दिस रिएक्शन, मान ले इस रिएक्शन का जो रेट है उस पर क्या चेंज आएगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा जब हम पहला कंसंट्रेशन ऑफ बी अलोन, सिर्फ बी का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दे 3 टाइम्स। कह रहे हैं कि अगर हम बी का कंसंट्रेशन 3 टाइम्स बढ़ा दें, सिर्फ बी का अलोन, अकेला, सिर्फ अकेले बी का कंसंट्रेशन अगर हम 3 टाइम्स बढ़ा दें तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या फर्क आएगा? तो बताओ। पहले आर थी, आप इसके कंसंट्रेशन में चेंज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज आएगा नहीं आएगा? सर बिल्कुल R1। कितना चेंज करना है? बी की वैल्यू में चेंज करना है। ए की वैल्यू में कोई चेंज नहीं, बी की वैल्यू में कितना? पहले कंसंट्रेशन बी था, अब हमने कर दिया 3 टाइम्स 3b का होल स्क्वायर। बेटा मैंने बोला था जो कोफिशिएंट होता है उसको बाहर निकाल लेते हैं, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो 9 आपका बाहर निकल आया। ठीक है सर, तो ये आ गया। बेटा इसको बताओ, इसी को तो हम लोग आर बोल रहे हैं। बिल्कुल, तो यहां पे लिख देंगे हम इसे 9r। तो कहने का मतलब है, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ बी अलोन इज इंक्रीज टू 3 टाइम, देन द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज 9 टाइम्स टू इट्स इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। अगर आप इस रिएक्शन में बी का कंसंट्रेशन 3 टाइम्स बढ़ा रहे हैं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना बेटा, वो कितने टाइम्स बढ़ रही है? 9 टाइम्स। किसके? इनिशियल रेट के। आगे ये लिख देना यहाँ पे लैंग्वेज क्या लिखोगे? इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ बी अलोन इज इंक्रीज टू 3 टाइम्स, देन द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज टू 9 टाइम्स टू इट्स इनिशियल रेट। आया नहीं आया सर? बिल्कुल आ गया। बी, आप कह रहे हैं कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ ए एज वेल एज बी आर डबल, अगर ए और बी दोनों का कंसंट्रेशन डबल करें तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या चेंज आएगा? मान लीजिए रेट फिर कितना हो जाएगा? R2 के ए की वैल्यू कितनी कह रहे हैं? डबल कर दो, 2a कर दिया। कितना कर दिया? पहले a था, अब कितना कर दिया? 2a। b की पहले b थी, अब कितनी कर दी? 2b। दोनों की वैल्यू हमने क्या कर दी? डबल। तो एक बात बताओ, इसमें से कोफिशिएंट क्या बाहर निकलेगा? 2। इसमें से कोफिशिएंट क्या बाहर निकलेगा? 2 का स्क्वायर मतलब 4, और ka, और बेटा ये क्या? b स्क्वायर। होगा नहीं होगा? बिल्कुल। ये 2 4 जा कितना हो जाएगा? 8। और इसी को बेटा हम लोग बताओ, अगर हम इसे फर्स्ट इक्वेशन बोल दें तो लिख देंगे फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके हम इतने टर्म को क्या बोल सकते हैं? R। और 2 4 जा 8, तो 8r आ गया। यहां पे एक नोट करके एक लाइन लिखना। क्या लिखोगे? इफ द कंसंट्रेशन ऑफ A as well as B are double, then the rate of reaction will increase 8 times to its initial
रेट। आ गया नहीं आ गया बेटा? बिल्कुल आ गया। इस तरीके के क्वेश्चन अगर पेपर में आते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो बेटा इसी के साथ हम लोग का पार्ट ए खत्म होता है। क्या खत्म होता है? पार्ट ए। अब बेटा हम लोग करेंगे क्या, एक चीज और, यहां पे बेटा जो रेट कांस्टेंट है इसकी डेफिनेशन आपको जरूर आनी चाहिए। वो क्या होती है वो हम लोग पार्ट बी में डिस्कस कर लेंगे, स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लेंगे। आया नहीं आया सर? बिल्कुल समझ आ गया। तो चलिए आप इसे लिख लीजिए और हम लोग नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट चीज को डिस्कस करेंगे। चलिए बेटा।